पेरेंटिंग थ्रू महाभारत के 11th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे पांडवों को प्रेम और उत्सव के बहाने वारणावत भेजने की योजना बनाई गई। बाहर से सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था। एक सुंदर जगह, नया महल, उत्सव, सम्मान। लेकिन उस महल के अंदर छिपा था एक भयानक सच। वो महल रहने के लिए नहीं, पांडवों को जिंदा जलाने के लिए बनाया गया था। लेकिन विदुर को इस षड्यंत्र की भनक लग चुकी थी और अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। पांडव अपनी माता कुंती के साथ वारणावत पहुंचे। वहां उनका बहुत स्वागत हुआ। पुरोचन नाम का व्यक्ति उनके साथ रहने लगा। वो बाहर से बहुत विनम्र दिखाई देता था, लेकिन उसका असली काम था पांडवों पर नजर रखना और सही समय आने पर लाक्षागृह में आग लगाना। जिस घर में पांडवों को ठहराया गया था, उसमें लाख और दूसरी जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों का इस्तेमाल किया गया था। यानी अगर उसमें आग लगती तो आग बहुत तेजी से फैल सकती थी। लेकिन युधिष्ठिर समझ चुके थे कुछ ठीक नहीं है। उन्हें रास्ते में विदुर की कही हुई गुप्त बात याद थी। विदुर ने सीधे शब्दों में बात नहीं की थी क्योंकि आसपास दुर्योधन के लोग हो सकते थे। उन्होंने संकेत में समझाया था कि जिस जगह से निकलने का एक रास्ता हो, वहां दूसरा रास्ता भी तलाशना चाहिए। युधिष्ठिर समझ गए। विदुर उन्हें सावधान कर रहे थे। गुप्त सुरंग। विदुर ने एक कुशल व्यक्ति को वारणावत भेजा। उसने गुप्त रूप से उस घर के नीचे से एक सुरंग बनाने शुरू की। दिन में सब सामान्य दिखाई देता, रात में सुरंग का काम होता। पांडव जानते थे कि उनकी जिंदगी कभी भी खतरे में पड़ सकती है, लेकिन उन्होंने घबराकर कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने इंतजार किया, और सही समय का इंतजार करना भी कभी-कभी बुद्धिमानी होती है। यहाँ एक छोटा सा चीज हमें समझना है। आज हम भी जब किसी मुश्किल सिचुएशन में फंसते हैं तो तुरंत रिएक्शन देते हैं, ठहराव नहीं रखते। किसी ने कुछ कह दिया, तुरंत रिप्लाई। किसी ने इंसल्ट कर दिया, तुरंत लड़ाई। किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया, तुरंत रिप्लाई पोस्ट। लेकिन पांडवों की इस स्थिति से एक बात सीखिए, हर प्रॉब्लम का सलूशन तुरंत रिएक्शन नहीं होता। कभी कभी पहले सिचुएशन को समझना, फिर प्लान बनाना, फिर एक्शन लेना होता है। अब और रात आ गई, समय बीतता गया। पांडव लगभग 1 वर्ष तक उस घर में बहुत सावधानी से रहे, और फिर एक रात कुंती ने ब्राह्मणों और दूसरे लोगों को भोजन के लिए बुलाया। उसी समय एक निषाद स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ वहां आई। उन्होंने भोजन किया और वहीं सो गए। दूसरी ओर पुरोचन भी वहीं था। जब सब सो गए, तब पांडवों ने उस योजना को पूरा किया। घर में आग लगा दी गई। पुरोचन भी उसी आग में मारा गया, और पांडव कुंती के साथ गुप्त सुरंग से बाहर निकल गए। महाभारत में ये घटना इसी क्रम में आती है। लाक्षागृह जलता है। पुरोचन और वो निषाद स्त्री तथा उसके 5 पुत्र उसी घर में जलकर मर जाते हैं, जबकि पांडव और कुंती सुरंग से निकल जाते हैं। लेकिन एक डिफिकल्ट बात, यहाँ एक ऐसी बात है जिसे हमें छिपाना नहीं चाहिए। कई बार लोग महाभारत को सिर्फ हीरो और विलेन की कहानी बनाकर सुनाते हैं, लेकिन महाभारत इतनी सिंपल कहानी नहीं है। उस रात कुछ निर्दोष लोग भी मारे गए। इसलिए हमें
ये नहीं कहना चाहिए कि पांडवों ने बहुत अच्छा किया, इसलिए जो हुआ वो पूरी तरह सही था। संकट की स्थिति में पांडव अपनी जान बचाने के लिए निकले थे, लेकिन उस घटना में दूसरे लोगों की मृत्यु भी हुई। और यही महाभारत की खूबसूरती है। ये हमें हर घटना को सिर्फ ब्लैक या वाइट में दिखाने की बजाय उसके पूरे परिणाम को देखने की शिक्षा देती है। अब सुबह जब वारणावत के लोगों ने जला हुआ घर देखा, तो उन्हें लगा कि पांडव और कुंती जलकर मर गए। ये खबर हस्तिनापुर पहुंची। महल में शोक छा गया। धृतराष्ट्र ने अपने भाइयों के पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर दुख व्यक्त किया, लेकिन विदुर जानते थे कि पांडव जीवित है। उन्होंने अपना दुख बाहर दिखाया, लेकिन उनके मन में संतोष था कि उनकी योजना सफल हुई और पांडव बच गए। दुर्योधन को भी लगा कि अब रास्ता साफ है। उसे लगा अब हस्तिनापुर के सिंहासन के सामने कोई बड़ा विरोध नहीं रहा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिन 5 लोगों को वो खत्म समझ चुका है, वही 5 लोग आगे चलकर उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती बनेंगे। अब पांडव जंगल में। पांडव और कुंती रात के अंधेरे में आगे बढ़ते गए। वे बहुत थके हुए थे। कई दिनों से उन्होंने ठीक से आराम नहीं किया था। कुंती भी थक चुकी थी। नकुल और सहदेव छोटे थे। तब भीम ने अपने कंधों पर कुंती और अपने भाइयों को उठा लिया और आगे बढ़ने लगे। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ पूरा परिवार खतरे में है, दूसरी तरफ अंधेरा जंगल है और आगे कुछ पता नहीं। पीछे मौत का खतरा है, लेकिन पांचों भाई अपनी मां को छोड़कर नहीं गए और यही परिवार की ताकत है। अब एक नए जंगल में एक नई कहानी। चलते चलते वे एक ऐसे वन में पहुंचे जहां एक भयानक राक्षस रहता था। उसका नाम था हिडिंब। जब उसे मनुष्य की गंध मिली, तो उसने अपनी बहन हिडिंबा से कहा, जाओ और उन मनुष्यों को यहाँ ले आओ। हिडिंबा वहां पहुंची, लेकिन जब उसने पांडवों को देखा, तो उसकी दृष्टि सबसे पहले भीम पर पड़ी। वो भीम के बल और व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई। उसके मन में भीम के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसका भाई हिडिंब मनुष्य को खाना चाहता था। अब हिडिंब और भीम का सामना। हिडिंब वहां पहुंचा। उसने देखा कि उसकी बहन उन मनुष्यों को बचाने की कोशिश कर रही है। वो क्रोधित हो गया। भीम ने अपनी मां और भाइयों को सोते रहने दिया और खुद हिडिंब के सामने खड़े हो गए। हिडिंब बहुत शक्तिशाली था, लेकिन भीम भी पीछे हटने वाले नहीं थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। आखिरकार भीम ने हिडिंब का वध कर दिया। लेकिन इसके बाद एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन आई। हिडिंबा ने भीम को अपना पति बनाने की इच्छा व्यक्त की। कुंती और युधिष्ठिर ने उसकी बात सुनी। यहाँ युधिष्ठिर ने केवल अपनी इच्छा नहीं देखी, उन्होंने परिस्थिति को समझा और अंततः भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। अब घटोत्कच का जन्म। कुछ समय बाद हिडिंबा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम रखा गया घटोत्कच। महाभारत में उसका जन्म सामान्य मानव शिशु के जन्म से अलग बताया गया है। वो जन्म के तुरंत बाद ही बहुत तेजी से बड़ा हो गया और असाधारण शक्ति वाला था। उसका नाम उसके घड़े जैसे सिर के कारण पड़ा। घटोत्कच ने पांडवों को वचन दिया कि जब भी उन्हें उसकी आवश्यकता होगी, वो उनके पास आएगा। फिर वो अपने मार्ग पर चला गया।
यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। महाभारत में घटोत्कच के जन्म के तुरंत बाद बड़े हो जाने का वर्णन मिलता है। आज के समय में अगर हम इसे लिटरली ले तो ये किसी मिरेकल या मैजिक जैसे लग सकता है, लेकिन इसे हम एक प्रतीक की तरह भी समझ सकते हैं। घटोत्कच का जन्म और उसका तुरंत शक्तिशाली योद्धा के रूप में तैयार हो जाना, ये सिंबॉलिक मतलब संकेत दे सकता है कि वो जन्म से ही असाधारण क्षमता और शक्ति वाला व्यक्ति था। जैसे हम कहते हैं, उस बच्चे ने तो घर सिर पर उठा लिया। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे ने सचमुच घर को सिर पर उठा लिया, बल्कि उसके बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और पावरफुल बिहेवियर को बताया जाता है। उसी तरह घटोत्कच का जल्दी बड़ा होना उसके असाधारण विकास, शक्ति और युद्ध कौशल का प्रतीक मानकर समझा जा सकता है। इसी तरह हम महाभारत की कथाओं को केवल मिराकिल की तरह नहीं, बल्कि प्रतीकों और जीवन के संदेशों मतलब वे ऑफ लाइफ के रूप में भी समझ सकते हैं। मतलब महाभारत से हमें ये सीखना है कि हाउ टू लिव योर लाइफ। अब पांडवों की नई पहचान। अब वे ब्राह्मणों के रूप में। पांडवों को अभी भी डर था कि अगर कौरवों को पता चल गया कि वे जीवित है तो उन्हें फिर से मारने की कोशिश हो सकती है, इसलिए वे अपनी पहचान छिपाकर आगे बढ़े। महर्षि व्यास से उनकी भेंट हुई। व्यास ने उन्हें आगे की दिशा बताई और पांडव एक चक्रा नगरी पहुंचे। वहां वे एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे और ब्राह्मणों की तरह जीवन बिताने लगे। कुंती और पांचों पांडव अब बहुत साधारण जीवन जी रहे थे। राजमहल कहाँ गया, राजोषी वस्त्र कहाँ गए, सैनिक कहाँ गए, कुछ भी नहीं। लेकिन उनके पास अभी भी था एक दूसरे के साथ। अब एक चक्र में एक परिवार का रोना। एक दिन कुंती ने उस ब्राह्मण परिवार के घर से रोने की आवाज सुनी। वो चुपचाप सुनने लगी। घर में पति पत्नी और उनके बच्चे दुखी थे। कुंती ने पूछा, आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? ब्राह्मण ने बताया कि उस नगर में बकासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस रहता है। वो लोगों को बहुत परेशान करता था। नगर के लोगों ने उससे किसी तरह समझौता किया था कि रोज उसके लिए भोजन भेजा जाएगा और उसके साथ एक मनुष्य भी जाएगा। अब उस ब्राह्मण परिवार की बारी थी। आज उन्हें अपना कोई एक व्यक्ति बकासुर के पास भेजना था। पूरा परिवार इसलिए रो रहा था। कुंती ने उनकी बात सुनी और फिर उन्होंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास 5 पुत्रों में से एक आपके स्थान पर जाएगा। वो पुत्र था भीम। और यही आज की कहानी को थोड़ी देर रोकते हैं, क्योंकि अगला प्रसंग बहुत पावरफुल है। एक तरफ एक पूरा नगर एक ऐसे भय में जी रहा है जहां सब जानते हैं कि बकासुर आएगा, लेकिन कोई उसके सामने खड़ा नहीं होता। और दूसरी तरफ एक माँ है जो अपने बेटे को खतरे में भेज रही है। लेकिन क्या कुंती ने भीम को सिर्फ इसलिए भेज दिया क्योंकि वो सबसे ताकतवर था, या उसके पीछे कोई गहरी सोच थी? और जब भीम बकासुर के पास पहुंचे तो उन्होंने ऐसा क्या किया कि पूरा एक चक्रा नगर हैरान रह गया? यही हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। तो एपिसोड 12 में भीम और बकासुर, जब एक इंसान ने पूरे नगर का डर खत्म कर दिया। और इस कहानी के साथ हम सीखेंगे फियर को फेस कैसे करें, चिल्ड्रन को ब्रेव कैसे बनाएं और पेरेंट्स कब बच्चे को प्रोटेक्ट करे और कब उसे जिम्मेदारी दे। तो आज की एपिसोड से एक छोटी सी लेसन यूथ के लिए। डिफिकल्ट टाइम में पैनिक नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। पांडवों ने
बदला लेने के बजाय पहले अपनी सेफ्टी और सर्वाइवल को प्रायोरिटी दी। पेरेंट्स को ये सीखना है, बच्चे को हर प्रॉब्लम से बचाते रहना पेरेंटिंग नहीं है। सही समय पर उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेज और डिसीजन मेकिंग सिखाना भी पेरेंटिंग है। जेन जी और जेन अल्फा को ये सीखना है, अगर कभी लाइफ में लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो याद रखना एक चैप्टर खत्म हुआ। तो एक चैप्टर खत्म होना पूरी कहानी खत्म होना नहीं होता। पांडवों के पास उस टाइम न राज्य था, न महल था, न सेना, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ, बुद्धि, पेशेंस और आगे बढ़ने की इच्छा थी। और यही चार चीजें इंसान को फिर से खड़ा करने के लिए काफी होती है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।